हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। बिल्कुल नाम सुना हुआ है और आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक आपका? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसे आप लोग ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हो। जी हाँ बच्चों, यह टॉपिक आपका क्लास 11th का रहने वाला है, जो कि चैप्टर 12 नई वाली एनसीईआरटी में और चैप्टर 14 पुरानी वाली एनसीईआरटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता क्या है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोग ईटीसी क्यों पढ़ रहे हो। आप लोग ईटीसी क्यों पढ़ रहे हो, तो इसका पीछे का रीजन रहेगा कि ईटीसी आगे चलकर बनाता है एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। तो आज का टॉपिक अपना यह रहेगा कि ईटीसी के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो बात करें जैसे कि ईटीसी को यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसा है। चलिए बच्चों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आपने सेल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कोशिका के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, ये है कोशिका। क्या है बच्चों? ये कोशिका आ गई। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर भरा होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ होता है? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। इस पूरे में क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसे आप लोग कोशिका द्रव्य कहते हो। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है, जिसे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो। तो देखिए बच्चों, ये दिख रहा होगा आप लोगों को इसमें। कोशिका द्रव्य के अंदर एक ऐसी संरचना पड़ी होती है। इस पूरी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे बाहर एक झिल्ली आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, इसे कहेंगे बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली। ठीक है, इसी के अंदर एक और झिल्ली आप लोगों को दिख रही होगी, जो कि कुछ इस तरीके से अंतरवलन बनाती है। क्या बनाती है? अंतरवलन बनाती है। इसको कहेंगे आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली हो गया। तो बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कितनी झिल्लियां होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। ध्यान रखना बच्चों कि जो आंतरिक झिल्ली होती है कुछ इस तरीके से अंतरवलन बनाती है। दिख रही होगी आपको, ऐसे कुछ अंतरवलन बनाती है। इन अंतरवलनों को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या कहेंगे बच्चों? क्रिस्टी कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर ऐसी डॉटेड स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। जो क्या कहा मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है कुछ अंतरवलन बनाती है, जिसे आप लोग क्रिस्टी कहते हो। क्रिस्टी के ऊपर ऐसी डॉटेड स्ट्रक्चर होती है। ये रही, ये डॉटेड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही होगी। ध्यान रखना, पूरी जो आंतरिक झिल्ली है इस पर देखने को मिलती है। इस डॉटेड स्ट्रक्चर को कहेंगे ईटीसी। क्या कहेंगे? ईटीसी कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है। जैसे कि हम बात करें, कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिससे आप लोग क्या कहते हो?
कोशिका द्रव्य कहते हो। ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर उस लिक्विड को कहेंगे बच्चों आधात्री, आधात्री या फिर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर हो गया आपका। ध्यान रखना बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा आपको, एक अवकाश दिख रहा होगा, इस अवकाश को कहेंगे अंतर झिल्ली अवकाश। क्या कहेंगे इसे? अंतर झिल्ली अवकाश कहते हैं। हो गया इतना क्लियर। ध्यान रखना कि जो मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है जिसे आप आधात्री कहते हो, इसी मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल चलती है। इसमें एक साइकिल चलेगी जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र कहते हैं। हो गया इतना क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि जो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें पाया जाता है बच्चों ग्लूकोज। क्या होता है इसमें? ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस याद रहेगा। यह ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा पायरुवेट बनाता है। क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा। और पायरुवेट के यहां पर कितने अणु होंगे? यहां पर पायरुवेट के 2 अणु बनेंगे। हो गया था क्लियर। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा पायरुवेट के 2 अणुओं का निर्माण करता है। पायरुवेट के दोनों अणु आगे चलकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में क्रेब्स चक्र बनाएगा NADH2, FADH2, CO2 और ATP। इन सब का निर्माण कौन करेगा? आपका क्रेब्स चक्र करता है। ठीक है बच्चों। तो बात करें कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा NADH2 और FADH2, दोनों के दोनों आगे चलकर ETC में प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करेंगे? ETC के अंदर। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ETC बताया था ना मैंने आपको, लिखा हुआ देखो ये रहा। इसे ETC कहते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, जो कि किस पर पाए जाते हैं? क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, आंतरिक झिल्ली पर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि NADH2 और FADH2 आगे चलकर ETC में प्रवेश करेंगे। ये क्या आपका? ETC में प्रवेश करेंगे। जैसे ही ये ETC में प्रवेश करते हैं आपका जो NADH2 FADH2 आगे चल के बना देगा ATP। तो कहने का मतलब है कि 1 NADH will equal to 3 ATP। ध्यान रखना NADH के एक अणु से आपको ATP के 3 अणु प्राप्त होते हैं। एक FADH से आपको ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। याद रहेगा, एक NADH से ATP के 3 अणु प्राप्त होते हैं, एक FADH से आप लोगों को 2 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है या फिर नहीं है? बताइए बच्चों। तो यहां पर आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया? यहां पर ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पायरुवेट के 2 अणुओं का निर्माण करता है। पायरुवेट क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। क्रेब्स चक्र ने क्या बनाया? NADH2 FADH2 बनाया। NADH2 से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। FADH2 से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। NADH2 ठीक है। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ये NADH2 FADH2 दोनों के दोनों किस में प्रवेश करेंगे? ETC में प्रवेश करेंगे। और ETC क्या करेगा? इन दोनों से ATP बाहर निकाल लेगा। तो ये सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया हुआ है। आपको समझ में आया होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है बच्चों। आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि यदि आप लोग यदि स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो आप नोट्स किससे बनाओगे, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहा क्लास का। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स बनाइए बैठकर। हो गया होगा इतना, आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। ठीक है,
बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन जो तंत्र है, इलेक्ट्रॉन परिवहन जो तंत्र है वह किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। यदि आप लोगों का ये वाला स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से क्लियर है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अब हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है, लेकिन आप लोगों को मेरे वीडियो के साथ लगातार बने रहना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं अभी ईटीसी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले मैं बनाता हूं इधर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली मैंने यहां पर बनाई है। क्या कहूंगा इसे मैं? बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। यहां पर यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी क्या रहेगी बच्चों? पूरी की पूरी क्या रहेगी? ये पूरी की पूरी रहेगी आपकी, यहां लिख देता हूं मैं, आंतरिक माइटो माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। इस अंदर वाली को यहां से लेके यहां तक ये कौन सी झिल्ली है बच्चों? ये है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली को दो परतों में क्यों दिखाया? तो बच्चों पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो झिल्ली होती है यह लिपिड की दो परतों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर मैंने लिपिड की दो परतें बनाई है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कौन सी रहेगी? आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली रहेगी। बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली और आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के बीच में ये जो अवकाश आप लोगों को दिख रहा है इस अवकाश को कहेंगे अंतर झिल्ली अवकाश। क्या कहेंगे इसे? अंतर झिल्ली अवकाश कहेंगे। और आपको पता है कि जो आंतरिक झिल्ली है, देखो वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक झिल्ली कुछ इस तरीके से नहीं होती है। आंतरिक झिल्ली में कुछ ऐसे वलन पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको। आंतरिक झिल्ली कुछ इस तरीके से अंतर्वलित हो जाती है, लेकिन अभी हम लोग ईटीसी पढ़ रहे हैं तो मैंने यहां पर आंतरिक झिल्ली को इस तरीके से ना दिखाकर मैंने आंतरिक झिल्ली को कुछ इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? इसके अंदर होता है बच्चों मैट्रिक्स। बताया था ना मैंने आपको, मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स के अंदर कौन सी साइकिल चलती है, कौन सा चक्र चलता है? बताइए कौन सा चलेगा भाई? क्रेब्स चक्र, याद रहेगा। जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स के अंदर चलता है क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र से क्या बनता है? एनएडीएस2 बनता है और एफएडीएस2 बनता है। बताया था मैंने आपको भी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग होता है उसमें क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र से एनएडीएस2 और एफएडीएस2 का निर्माण होता है। एक एनएडीएस2 से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? ध्यान रखना, एक एनएडीएस2 से एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है। एक एफएडीएस2 से एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अभी हमने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है इसके अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ संकुल पाए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो इधर, एक कॉम्प्लेक्स ही हो गया, एक कॉम्प्लेक्स ही हो गया, एक कॉम्प्लेक्स ही हो गया, एक कॉम्प्लेक्स ही हो गया,
और एक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है इसके अंदर प्रोटीन से बने हुए कुछ संकुल पाए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। ये है इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, पहला संकुल, इसे कहेंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स, इसे कहेंगे सेकेंड कॉम्प्लेक्स, इसे कहेंगे फोर्थ कॉम्प्लेक्स और इसे कहेंगे फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के नीचे की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये है आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। यहां तक क्लियर है सभी का। बात करें, देखो इधर इस मैट्रिक्स को मैं यहां लिख रहा हूं मैं, ये क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। ध्यान रखना कि यहां पर जो NADH2 है सबसे पहले यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाता है। NADH2 कहां पर आ गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आ गया। आने के बाद में NADH2 जब NAD पे कन्वर्ट होता है, NADH2 जब NAD पे कन्वर्ट होता है तब यहां से हाइड्रोजन निकलता है और ये हाइड्रोजन कहां चला जाता है बच्चों, ये हाइड्रोजन चला जाता है अंतर झिल्ली अवकाश में चला जाता है। साथ में यहां से हाइड्रोजन ही नहीं निकलता बल्कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। यहां से क्या निकलेंगे बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं जो कि सबसे पहले FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN के पास चले जाते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे FeS आयरन सल्फेट। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बच्चों, आयरन सल्फेट के पास चले जाते हैं, ठीक है। आयरन सल्फेट के पास जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन जाते हैं UQ, UQ का मतलब होता है यूबी क्वेनॉन, ठीक है। FeS के पास जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसके बाद वो जाएंगे UQ के पास जाएंगे। UQ के पास जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन यहां पर जो मैट्रिक्स वाला जो भाग है इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोजन। क्या पाए जाते हैं इसमें, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन आगे चलकर जुड़ जाते हैं UQ के पास। UQ ने क्या किया कि मैट्रिक्स से कुछ हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेता है, जिसकी वजह से यूबी क्वेनॉन के अंदर क्या जुड़ जाता है, UQH2। ये कैसा हो गया, UQH2 हो गया। इस UQH2 के अंदर इस UQH2 के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, साथ ही साथ इसके अंदर हाइड्रोजन भी भरे हुए हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को, ये हाइड्रोजन यहां से अंतर झिल्ली अवकाश में चला जाता है और साथ में UQ के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं संकुल थर्ड के अंदर पाया जाता है साइटोक्रोम बी। क्या होता है, साइटोक्रोम बी। तो UQ के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साइटोक्रोम बी के पास चले जाते हैं। चले गए, जाने के बाद में देखो यहां पर बात करें, यहां पर UQH2 है, हाइड्रोजन कहां चला गया, अंतर झिल्ली अवकाश में चला गया। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे कहां चले गए, साइटोक्रोम बी के पास चले गए। तो वापस से UQH2 वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, UQ के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से UQ में कन्वर्ट हो जाता है। भाई बात ऐसी है, पहले UQ के पास में कुछ नहीं था, UQ ने पहले इलेक्ट्रॉन खींच लिए कहां से, आयरन सल्फेट से। बाद में UQ ने हाइड्रोजन पकड़ के खींच लिया कहां से, मैट्रिक्स से। तो बात करें कि UQ के पास में अभी इलेक्ट्रॉन भी है और साथ ही साथ UQ के पास में भी हाइड्रोजन भी है। तो UQ ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन के पास में थे, UQ के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों को दे दिया इसने किसको, किसको दिया, साइटोक्रोम बी को दे दिया। और साथ में इसके पास में जो हाइड्रोजन थे उनको फेंक दिया किसके अंदर, अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर। तो आप लोग मुझे बताइए अब मेरे पास में क्या रहेगा, अब तो कुछ नहीं रहेगा, वापस से मैं खाली हो गया, वापस से मैं UQ बन चुका हूं पूरी तरीके से। समझ में आ गया इतना। ध्यान रखना कि साइटोक्रोम बी के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आयरन सल्फेट के पास में जाएंगे और आयरन सल्फेट के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। कहां जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के पास चले जाएंगे। चले गए, जाने के बाद में साइटोक्रोम C1 के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइटोक्रोम C1 के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे अभी साइटोक्रोम C के पास। कहां जाएंगे बच्चों, साइटोक्रोम C के पास पहुंच जाएंगे और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पाया जाता है साइटोक्रोम A। क्या होता है, साइटोक्रोम A। तो ध्यान रखना कि साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, साइटोक्रोम A के पास जाएंगे और साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन
साइटोक्रोम A3 के पास। कहां जाएंगे? A3 के पास चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो संकुल 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, साथ में यहां पर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़कर यहां पर क्या बनाती है? वाटर का निर्माण करती है, पानी का निर्माण करती है। ठीक है, जब यहां पर जल का निर्माण होता है तब साइटोक्रोम A3 के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल के निर्माण में उपयोग में ले लिए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ध्यान रखना कि क्रेब्स चक्र से NADS2 ही नहीं बन रहा है, क्रेब्स चक्र से FADS2 भी बनता है। तो ये FADS2 जाएगा, अब FADS2 जाता है संकुल सेकंड के पास। कहां जाएगा? संकुल सेकंड के पास। ध्यान रखना, जिस तरीके से NADS2 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में जा रहा है, ठीक वैसे ही FADS2 कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास में जाता है। आगे चलकर FADS2 FAD में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होगा? FAD में कन्वर्ट होगा। जब FADS2 FAD में कन्वर्ट होता है तब यहां से कुछ हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और ये हाइड्रोजन चले जाते हैं अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर। ध्यान रखना, यहां से हाइड्रोजन ही नहीं निकलते बल्कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे FeS आयरन सल्फेट के पास चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आयरन सल्फेट के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं UQ के पास, UB क्वेनोन के पास पहुंच जाते हैं। तो बात करें कि UB क्वेनोन ने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रॉन उठा लिए। अब क्या करेगा UB क्वेनोन? वापस से क्या करेगा बच्चों कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन पड़े होते हैं उनको पकड़ के खींच लेगा। तो UQ अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? UQH2 के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया? UQH2 में कन्वर्ट होता है। तो UQH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? साइटोक्रोम B के पास चले जाते हैं और इसके पास जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा बच्चों? अंतर झिल्ली अवकाश में चला जाता है। तो बात करें कि साइटोक्रोम B ने वापस से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहां जाएंगे? आयरन सल्फेट के पास, FeS के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1, उसके बाद साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉनों को ऊंच कर लेके जाएगा और कहां लाके छोड़ेगा? साइटोक्रोम A के पास। भाई साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन ऊंच लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा यूं और किसकी तरफ फेंकेगा? ये फेंक देगा साइटोक्रोम A पर। साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम A3 को दे देगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जल के निर्माण में प्रयुक्त में ले लिए जाते हैं। आप लोग मुझे बताइए बच्चों, अब इस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है वो किधर ज्यादा होगी और किधर कम होगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग सोच रहे होंगे सर डेफिनेटली जो हाइड्रोजन की जो सांद्रता है सर मैट्रिक्स के अंदर कम रहेगी और बात करें अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत ज्यादा रहेगी। जी हाँ बच्चों, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ध्यान रखना बच्चों कि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो कहीं ना कहीं कम ही रहेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि यूबिक्विनोन बड़ा ही बेईमान है। यूबिक्विनोन बड़ा ही बेईमान है। इसने क्या किया, एक साइड से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, एक साइड से हाइड्रोजन को पकड़ के खींचता है। ऐसा होता है ना, एक साइड से इसने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के खींच लिया। कहां से खींचा? आयरन सल्फेट से ले लिया, इधर 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 इधर, ये रहा यूबिक्विनोन आयरन सल्फेट से। तो बात करें कि यूबिक्विनोन क्या कर रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के खींच रहा है और एक तरफ से हाइड्रोजन को पकड़ के खींच रहा है। हाइड्रोजन तो मैट्रिक्स से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर संकुल फर्स्ट के अंदर जो FeS यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और संकुल जो सेकंड इधर है और यहां पर जो FeS है यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बात करें कि UQ एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन खींच रहा है। अच्छी बात यह है कि UQ खुद के पास कुछ भी नहीं रख रहा, भले ही इसके पास में इलेक्ट्रॉन अभी भले ही हो, हाइड्रोजन इसके पास भले ही अभी हो, लेकिन कुछ समय बाद में यह इलेक्ट्रॉनों को भी त्याग देता है, साथ में हाइड्रोजन को भी त्याग देता है। हाइड्रोजन को उठा के फेंकता ही है अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर और इलेक्ट्रॉनों को दे देता है साइटोक्रोम B को। किसको देता है ये? साइटोक्रोम B को दे देता है। तो बात करें कि जब प्रोसेस चलता है, जब मैट्रिक्स से लगातार हाइड्रोजन को पकड़ के खींचा जाएगा और अंतर झिल्ली अवकाश में फेंका जाएगा, तो डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन की जो सांद्रता है कहीं ना कहीं कम हो ही जाएगी। ठीक है,
बात करें अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता डेफिनेटली बढ़ेगी। सेकेंड रीजन ये रहेगा इसमें कि मैट्रिक्स के अंदर पानी का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। दिख रहा होगा आपको H2O। जब भी H2O का निर्माण होता है तब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है और जल का निर्माण करती है, और जब जल का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन काम में आता है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों की अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत ज्यादा है और मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता कम है, जिसकी वजह से यहां पर हाइड्रोजन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना कि यहां पर अंतर्झिल्ली अवकाश में जितने भी हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन संकुल 5 से बाहर आएंगे। मतलब कि संकुल 5 के 2 भाग है, ऊपर वाले भाग को कहेंगे F0 कहेंगे और नीचे वाले को F1 कहेंगे। याद रहेगा, संकुल 5 के 2 भाग होते हैं। जो भाग झिल्ली के अंदर पाया जाता है उसे F0 कहते हैं, और जो भाग मैट्रिक्स की तरफ होता है या फिर मैट्रिक्स के अंदर होता है उसे F1 कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन जो कि अंतर्झिल्ली अवकाश में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन संकुल 5 से होते हुए F0 F1 से होते हुए वापस से मैट्रिक्स की तरफ आना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा। अंतर्झिल्ली अवकाश में जो भी हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन एक के पीछे एक के पीछे एक होते हुए मैट्रिक्स की तरफ आना शुरू करते हैं। ध्यान रखना कि जब ये हाइड्रोजन F0 F1 से होते हुए मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तब संकुल 5 के नीचे पाया जाता है ADP। क्या होता है यहां पर? ADP होता है, यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है और बनाता है यह ATP। क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। और तब कौन सा एंजाइम चाहिए होता है यहां पर? ATP सिंथेस। ATP सिंथेस। ध्यान रखना ADP आगे चलकर IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ। ATP सिंथेस एंजाइम की उपस्थिति में जुड़कर ATP का निर्माण करता है। इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर आप लोगों को ATP का संश्लेषण देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है, अभी भी लग रहा है कि इसे थोड़ा घिचपिच हो गया है, एक बार मैं इस टॉपिक को वापस से रिकैप कर दूंगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इस टॉपिक को वापस से रिकैप करता हूं। ठीक है, हो गया होगा बच्चों आप लोगों का स्क्रीनशॉट। एक बार मैं इस टॉपिक को वापस से रिकैप कर देता हूं। जरा नजरें हिलने नहीं चाहिए बच्चों, नजरें आपकी निगाहें जरा सामने होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोफोन अच्छा है, काम कर रहा है वैसे बच्चों। कभी कभार क्या माइक्रोफोन काम नहीं करता, मैं बोलता रहता हूँ बाद में पता लगता है माइक्रोफोन ऑफ हो चुका है, साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं इस टॉपिक को रिकैप कर रहा हूं। क्या बताया मैंने, सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग होता है, इसमें क्या चलती है? क्रेब्स चक्र चलता है। इसमें क्रेब्स चक्र में क्या क्या बनता है? NADH2 बनता है और FADH2 बनता है। FADH2 से ATP के कितने अणु बनते हैं? ATP के 2 अणु बनते हैं। NADH2 से ATP के कितने अणु बनते हैं? NADH2 के 1 अणु से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जो NADH2 है यह संकुल फर्स्ट में जाएगा। जाने के बाद में NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है। जब NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है तब कुछ हाइड्रोजन बाहर निकलता है और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन तो कहां चले जाएंगे? अंतर्झिल्ली अवकाश में चले जाएंगे। देखो लिखा हो बेटा, अंतर्झिल्ली अवकाश। हाइड्रोजन अंतर्झिल्ली अवकाश में चले जाएंगे। साथ में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे FMN के पास। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? FES के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन UQ के पास, यूबी क्विनोन के पास चला जाएगा। यूबी क्विनोन क्या करेगा? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पकड़ के खींचेगा। देखो दिख रहा ना, यूबी क्विनोन मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पकड़ के खींच रहा है, जिसकी वजह से यह UQS2 का निर्माण करता है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को पकड़कर फेंक दिया जाता है किसके अंदर? अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर। और इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम बी के पास। हो गया इतना। साइटोक्रोम बी के बाद इलेक्ट्रॉन एफईएस के पास, उसके बाद C1 के पास, इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉनों को ऊंच कर लेके जाता है इस तरीके से और ले जाके छोड़ देता है किसके ऊपर, साइटोक्रोम ए के पास, जो कि संकुल 4 के अंदर पाया जाता है। साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉनों को फेंकता है A3 के पास में। A3 आगे चलकर इलेक्ट्रॉनों को फेंक देती है जल के निर्माण के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं कि क्रेब्स चक्र में NADH2 का ही निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्रेब्स चक्र में FADH2 का भी निर्माण होता है। FADH2 संकुल सेकंड के पास में जाएगा और ये संकुल सेकंड में जाने के बाद में FADH2 FAD का निर्माण करता है। जब FADH2 FAD का निर्माण करता है तब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और साथ में हाइड्रोजन निकलते हैं। हाइड्रोजन चले जाएंगे अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास, जाएगा आयरन सल्फेट के पास चला जाता है। आयरन सल्फेट के पास में जो FeS के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाएंगे UQ के पास में। जैसे ही UQ के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा, UQ क्या करेगा, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेगा और ये क्या बनाएगा, UqS2 का निर्माण करता है। UqS2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे और जो हाइड्रोजन होता है वो चला जाएगा आपका अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर। तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि जो साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी है, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या कर रहा है कि यह इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो साइटोक्रोम बी है, यह जो संकुल फर्स्ट है इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको ले रहा है। और बात करें कि जो साइटोक्रोम बी जो कि संकुल थर्ड के अंदर पाया जाता है, यह संकुल सेकंड से भी इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। तो बात करें कि जो संकुल थर्ड है, क्या जो संकुल थर्ड है, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन लेता है। और ये इलेक्ट्रॉन लगातार FeS, C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 से होते हुए जल के निर्माण में सहायक होते हैं। बात करें कि अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अंतर्झिल्ली अवकाश के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन संकुल 5 का पहला पार्ट F0 F1 से होता हुआ वापस से मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं। क्या बताया मैंने कि अंतर्झिल्ली अवकाश में जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं वे हाइड्रोजन F0 F1 से होते हुए वापस से मैट्रिक्स में आते हैं। जब ये हाइड्रोजन मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तब ADP अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ ATP सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़कर ATP का निर्माण करता है। इस तरीके से बेटा ETC के अंदर आप लोगों को ATP संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब तो उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यदि यह टॉपिक समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट में यस लिखकर भेजिए, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि जो मैंने पढ़ाया है वह बच्चों को समझ में आ गया है। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, और वापस से इस टॉपिक के ऊपर डील करूंगा, वापस से मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, क्या हुआ बच्चों, दिमाग के तार भिड़ रहे हैं क्या? है? दिमाग के तार तो नहीं भिड़ रहे हैं तुम लोगों के बैठे बैठे भाई। सोच रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हो, एडीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जैसा, दिमाग के तार भिड़ गए हैं पूरी तरह से ना। अरे ऐसा मत होना, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग संकुल 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 लगा रखा है। तो यहां पे बात करें संकुल फर्स्ट का नाम बताइए, लिखा ना आपने कि जहां पर NADH2 पहुंचता है। तो संकुल फर्स्ट को आप कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो संकुल फर्स्ट का नाम क्या है? संकुल फर्स्ट को कहेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहेंगे? NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। बात करें संकुल
सेकंड को क्या कहेंगे? संकुल सेकंड को कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहेंगे बच्चों? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, बात करें संकुल थर्ड। संकुल थर्ड को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बच्चों साइटोक्रोम BC1 संकुल। क्या कहेंगे इसे? साइटोक्रोम BC1 संकुल। ओके बच्चों, आगे आएगा संकुल 4। संकुल 4 को क्या कहेंगे बच्चों? अरे सर हमसे हम ना पूछो सर, हमें ना पता है ना, हमें ना पता है, हमें मत पूछो ना ना। वही संकुल 4 को क्या कहोगे बच्चों? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम बच्चों दिमाग के तार तो मेरे भिड़ने लगे लगातार क्लास हो गए लेते हुए। संकुल 4 को क्या कहेंगे? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है, और लास्ट आ गया बच्चों संकुल फिफ्थ। इसे क्या कहेंगे? एटीपी सिंथेज। बच्चों इंक मार्कर में इंक भी खत्म हो चुकी है धीरे धीरे। ठीक है, और मेरा भी एनर्जी लेवल धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब हम लोग इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नाम याद कर लेना बच्चों। देखो एनर्जी लेवल भले ही कितना भी हो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना संकुल फर्स्ट को आप NADH डिहाइड्रोजिनेस कहेंगे, संकुल सेकंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहेंगे, संकुल थर्ड को साइटोक्रोम BC1 संकुल कहेंगे, संकुल 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहेंगे, संकुल 5 को ATP सिंथेस कहते हैं। इस तरीके से बच्चों संकुलों के नाम, जो कॉम्प्लेक्स के जो नाम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं आपके। अब हम लोग एक नए लेक्चर मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेना, समझ लेना। दिक्कत आती है, परेशानी आती है बच्चों, आपके पास एक कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके बताइए। हम एक वापस से इस टॉपिक के ऊपर वापस से डील करेंगे। क्यों डर रहे हो? जब तक मैं हूं डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।